हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम आज सी टेट के 2019 जो दिसंबर में हुआ था उसका मैथ्स का जो पार्ट रहेगा वो इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, पहला पार्ट इसका सीडीपी का रहेगा। सो 31, 3 ब्रांड्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, 3 ब्रांड्स हैं पेन के, तीनों ब्रांड का नाम है ए बी और सी, आर अवेलेबल इन पैकेट। लाइक कह क्या रहा है कि जो ए ब्रांड है उसके जो पैकेट्स हैं पेन के वो 10 पेन का एक पैकेट है, बी ब्रांड के 12 पेन का एक पैकेट है और सी ब्रांड का 24 पेन्स का एक पैकेट है। इफ अ शॉपकीपर वांट्स टू बाय इक्वल नंबर ऑफ पेन, अगर एक दुकानदार को तीनों तरह के पेन को इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदने हैं, ठीक है, तो वो कितने पैकेट ले? तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है, देखो मिनिमम नंबर की बात कर रहे हैं ना, न्यूनतम, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो अगर न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 24, जिससे हम पता कर पाए कि मिनिमम पेन कितने खरीदने हैं। ठीक है ना, मिनिमम पेन। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर 10 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई टू 5, 12 हो जाएगा आपका, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 15 नेक्स्ट आपका 24। ओके, सो 24 आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3। सो अगर एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स 2 है, रिपीटेशन 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 12 5 ज़ा, ये आ जाएगा आपका। ओके, 2 2 4 2 8 है, 24 5 से 120 आपका आ गया एलसीएम। तो अगर हम बात करें मिनिमम पेन्स की, तो हमें मिनिमम पेन कितने खरीदने हैं, मिनिमम पेन खरीदने हमें 120, बट वहीं पे हमें बताने हैं कि कम से कम खरीदे जाने वाले पैकेट। तो पैकेट कितने होंगे, अगर 120 पेन आपको ब्रांड ए के चाहिए और एक पैकेट में 10 पेन है, तो कितने पैकेट चाहिए आपको ब्रांड ए के? टोटल पेन को 10 पेन से डिवाइड कर दो, आपको चाहिए 12 पैकेट्स। ब्रांड बी की बात करें तो हमें चाहिए 120 पेन, एक पैकेट में कितने पेन है, 12, तो टोटल हमें कितने पैकेट चाहिए, 10। इसी तरह ब्रांड सी के भी 120 पेन चाहिए, बट एक पैकेट में कितने पेन है, 24, तो कितने पैकेट चाहिए होंगे, 5। 12 5 10, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 करेक्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, इट इज कट इनटू द 4 इक्वल स्क्वायर्स। ठीक है, जो साइड ऑफ अ स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, उसके साइड को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लाइक दिस। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। व्हाट इज द इक्वल एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर? तो अब कितने स्क्वायर बने, 4, तो 4 जो एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर होगा, 4 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर, जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके इक्वल लार्ज स्क्वायर। ठीक है, सो 4 इंटू एरिया ऑफ, अब हमें इसकी साइड नहीं पता, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करें तो होता है साइड का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। और लार्ज स्क्वायर का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो लार्ज स्क्वायर की साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल, हमें एरिया ही फाइंड करना है, सो इट विल बी सिंपली 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से ध्यान देंगे, नॉट करेक्ट पूछा है तो ध्यान रहेगा हमें वो बताना है जो सही नहीं है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। अगर आप पहला ही ऑप्शन देखोगे तो हमें पता है कि 2 जो है वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, और वो क्या है, वो एक अभाज्य संख्या भी है, यानी कि प्राइम नंबर भी है। करेक्ट? सो सभी अभाज्य विषम नहीं होती, ऑड नहीं होती है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर, हाँ इनफाइनाइट प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर होता ही वही है जिसके 2 गुणनखंड हो। ठीक है, देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, जो सिंगल डिजिट है, लाइक एक अंक वाली कितनी प्राइम नंबर है आपके, 2 है, 3 है, 5 है, देन 7, 4 ही तो है, तो 4th भी सही है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 करेक्ट। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या दिया है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एक ऐसा नंबर जो 1 से 10 तक सबसे डिविजिबल हो, तो वो कौन सा नंबर होगा। देखो 1 को 1 लिखेंगे, ये 2 आ जाएगा,
फिर 3 है, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 5 5 रहेगा, 6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 7 7 है, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, 9 आपका 3 इंटू 3 हो जाएगा और 10 हो जाएगा आपका 5 इंटू 2। अब हमें फाइंड करना है सभी नंबर्स का एलसीएम, वही नंबर हो जाएगा जो हमारे 1 से 10 तक सभी नंबर से डिविजिबल होगा। 1 को 1 लिखेंगे, एक 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, 2 इंटू 2 तो एक 2 तो आ चुका है, फिर से एक 2 लेंगे, 5 आ जाएगा, 2 इंटू 3 ऑलरेडी आ चुका है, 7 आ जाएगा हमारा, 2 3 2 है तो 2 2 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, मल्टीप्लाई टू 2 एक 3 आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई टू 2 एक 5 है, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो कितना आ जाएगा, 2 3 6 2 12, 5 60, 7 2 ओके, 3 2 6 2 12, 7 आ जाएगा आपका यहाँ पर 84। ओके बट यहाँ पर हमारे 3 2 है और ये जो 5 इंटू 2 है तो ऑलरेडी 2 तो हमारे पास है ना, तो ये 2 नहीं लेंगे, 3 2 6 7 42 और जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे 6 2 12 कैरी 1 6 4 24 प्लस 1 2 5 2 0 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ओके चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या बोल रहा है, आयशा हैज ओनली 5 एंड 10 रुपीज कॉइन, उसके पास 5 के कॉइन है और 10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास जो सिक्कों की संख्या है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो 5 रुपीज वाले सिक्के हैं वो आपके पास कितने हैं, x है, और वो बोल रहा है कि टोटल सिक्के 25 हैं, तो अगर 10 रुपीज वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, 25 माइनस x हो जाएंगे ना, लाइक 5 रुपए के सिक्के x हैं तो 10 रुपीज के कितने हो जाएंगे, 25 माइनस x। बोल रहा है कि सारा जो उसका टोटल अमाउंट है मिलकर, जो अमाउंट ऑफ मनी उसके पास है, जितना धन है वो कितने हैं, 160 रुपए, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या बताइए। अब 160 रुपए कैसे बने, 5 रुपए के सिक्के कितने x, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतने रुपए हो गए, इतने अमाउंट हो गया, प्लस 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने 10 के सिक्के हैं, और टोटल अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है 160, सिंपल 5 इंटू एक्स आ जाएगा 5x, ये हो जाएगा 250, 10 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 10x इक्वल टू 160। इसे सिर्फ सॉल्व करना है, 5x माइनस 10x हो जाएगा आपका माइनस 5x, 250 उधर जाएगा तो 160 माइनस 250 हो जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, माइनस 110। ओके 25 सॉरी नॉट 90, माइनस 90, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5 1 जा 5 5 8 जा 40, तो 5 के कितने सिक्के हो गए आपके पास 18। और इसी तरह अगर हम बात करेंगे 10 रुपीज के सिक्के की, तो वो कितने हैं आपके 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा, दैट इज 7। तो 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास 18 और 10 रुपए के सिक्के आपके पास 7, यानी कि 18 और 7 ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 करेक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पर। सिंपल सिंप्लीफिकेशन रहेगी आपकी, हमारा जो रूल है बोर्ड मास का वो हम यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन बाद में करेंगे, पहले डिवाइड कर लीजिए, 17 इंटू 5 इंटू 3, 7 3 जा 21 माइनस 3 हो जाएगा 3 इंटू 12.5, ठीक है। 17.5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 प्लस 1 22 कैरी 2, 3 1 जा 3 4 5, ये आ गया आपका 52.5। इसी तरह 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 1 जा 3, यह आ जाएगा आपका 52.5 माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40.5, यहाँ से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 0, ये आ जाएगा आपका 12, तो 12 यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 1/6 ऑफ ट्रीज इन अ गार्डन दे आर neem trees and half of the trees are ashoka trees and remaining are the eucalyptus trees, ठीक है। देन एक बाग में वृक्षों के नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। अगर मैं कहूँ कि टोटल जो है आपके, ठीक है, हमें तो टोटल मान लीजिए, पहले टोटल आपके x है, उसके 1/6 नीम के हैं, नीम के ट्रीज कितने हैं x के 1/6, और उसके हाफ ट्रीज कितने हैं, दैट इज अशोका, अशोका के कितने हाफ है x/2, और जो बचे हुए हैं राइट, if the number of trees neem trees is 5, अब नीम के ट्रीज क्या दिए हुए हैं 5 दिए हुए हैं, यानी कि x/6 कितना दिया हुआ है 5, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 5 30, सो टोटल आपके 30 आ गए राइट। अब यहाँ से आ जाइए, तो फिर नीम के कितने हो जाएंगे, नीम के उसके सॉरी अशोक के कितने हो जाएंगे, अशोक के आपके 1/2 है, यानी कि आधे हैं आपके। तो अगर अशोका ट्रीज की बात करें तो वो 30/2 15 हो गए आपके,
और बचे हुए यूकेलिप्टस के हैं, तो यूकेलिप्टस के कितने बच जाएंगे आपके, टोटल आपके 30 है, उसमें से नीम के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5, उसमें से अशोका के सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 15, तो 30 माइनस 5 25 माइनस 15 आपके पास बचते हैं 10 ट्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। क्लियर। चलिए उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 दिया हुआ है, अ ट्रेन लीव्स दिल्ली ऑन 29 अगस्त 2019 एट 16:30 hours and reaches its destination on 31st August at 8:45 hours, the total travel time। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त को निकलती है, किस दिन, 29 अगस्त को निकलती है और 16:30 पर, यानी कि हमारे शाम के बजे हुए, देखो इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना है सिंपली, तो आप देखो कि शाम के आपके 4:30 बजे हुए हैं 29 की इवनिंग के, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो कि 30 नाइट के जब 12 बजते हैं तो उस पर कितना डिफरेंस आया आपका, कितने की जर्नी हो गई, 7 hours प्लस 30 मिनट, ये हो गया। उसके बाद अगर आप 31st की 30 नाइट, एक्चुअल में 29 की नाइट ही है, तो अगर 30 नाइट तक आपके कितने हो जाएंगे, प्लस 24 आवर्स आ जाएंगे, 30 की रात हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद वो पहुंचती है 31st अगस्त को, कब पहुंचती है, 31st अगस्त को 8:45 पर, तो यानी कि आपको इसमें और कितना ऐड कर देना है, 8 hours 45 minutes, राइट। सभी को ऐड कर दो, 7 + 8 15, 15 + 24 कितने आवर्स हो जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएंगे आपके 39, 39 तो आवर्स हो गए, ठीक है, 39 घंटे। ओके, शायद वीडियो स्टॉप हो गई थी। 39 आवर्स और 40 + 35, 45 कितने हो जाएंगे, 30 + 45 आपके पास आ जाएंगे 75 मिनट। 75 मिनट में 60 मिनट को अगर इधर निकालेंगे तो 1 घंटा और बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40 आवर्स प्लस कितनी मिनट्स बचेंगी, 60 से ऊपर 15 मिनट, तो 40 घंटे 15 मिनट का टोटल आपका जर्नी हो जाएगा, दैट इज द ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द लेंथ्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि किस ऑप्शन में लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अब घटते क्रम में यानी कि हमें सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ी लेंथ किस में है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। चलिए सबसे पहला ऑप्शन, अगर आप सभी में देखोगे तो आपको दिया हुआ है 8500 mm, ठीक है। किसी भी एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ी सी यूनिट आपके लिए लिख देती हूँ। ये जो 1 डेसीमीटर है, ये कितने होगा, ये होगा आपका 100 mm के इक्वल। जो 1 सेंटीमीटर है वो हमें पता है कि 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और 1 मीटर हो जाएगा आपका 100 mm। तो सभी को mm में कन्वर्ट कर लीजिए, वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये mm में है। अगर 800 सेंटीमीटर को आप लिखोगे तो आप 800 सेंटीमीटर को अगर कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा आपका 8000 मिलीमीटर, करेक्ट। इसी तरह अगर बात करें 8 मिलीमीटर की तो ये मिलीमीटर में है। अगर बात करें 80 डेकामीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 80 डेकामीटर को अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा आपका, इसे आप लिख लीजिए 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर आपका अलग नहीं है शायद, वो यहीं पर आपका सेम है, ये आपका 800 सेंटीमीटर प्लस 8 mm है, तो इसी में आप प्लस 8 mm कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा एक्चुअल में 8008 mm, करेक्ट। ये आपका आ गया फर्स्ट वाला, इसको रिमूव कर देते हैं, ये आपका, ये इसका कन्वर्जन है जो आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। फिर आता है आपका 80 dm प्लस 8 सेंटीमीटर, तो अगर 80 dm को यहाँ से मैं इस वाले को कन्वर्ट कर देती हूँ 80 dm को, ये क्या आ जाएगा आपका, 80 dm को अगर कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में, ये कितना हो जाएगा आपका 8000 mm प्लस 8 सेंटीमीटर को करेंगे तो आपका आ जाएगा 800 मिलीमीटर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 8800 मिलीमीटर। क्लियर, सॉरी 8080 मिलीमीटर ऐड कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या है आपका 80, यहाँ पे क्या है सिर्फ 8 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर नहीं है, तो ये आपका सिर्फ हो जाएगा 80 मिलीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 8080। थर्ड कोई कन्वर्जन बचा हुआ है आपका, ये mm में है ऑलरेडी आपके, ये 8 मीटर है, तो अगर 8 मीटर को लिखेंगे तो डायरेक्टली हम लिख देंगे इसको 800
मिलीमीटर, करेक्ट। 8000, क्योंकि आपका ये हो जाएगा 80 है ना, तो 8000 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो एक है आपके पास 8008, एक है 8080, एक 8000 है और ये 8500। तो सबसे बड़ा तो 8500, या तो फर्स्ट से जाएंगे या फोर्थ ऑप्शन। फिर उसके बाद आएगा आपका 8080, यानी कि 80 dm एंड 8 सेंटीमीटर, वो किसमें है आपका फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद आ जाएगा आपका 8008 वाला, यानी कि 800 सेंटीमीटर 8 mm और लास्ट आपका 8 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 करेक्ट। ये जो कन्वर्जन मैंने लिखे हैं इसको एक बार लिख लेना, याद कर लेना, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आपके क्वेश्चन नंबर 40 पर। अब 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। एक वायर है और उसको किसमें, एक तार दिया हुआ है आपको, उसकी लेंथ है आपकी 180 सेंटीमीटर, साथ में बोल रहा है कि उसको एक आयत का रूप दिया गया है, आयत यानी कि एक रेक्टेंगल बना दिया गया है। उस आयत की चौड़ाई आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर, लंबाई आपको बतानी है। अब हमें पता है कि अगर एक तार से ये बनाया गया है तो इसका जो परिमाप होगा, जो पेरीमीटर होगा, वो लेंथ ऑफ वायर के इक्वल होगा। पैरामीटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, इक्वल टू लेंथ कितनी है आपकी 180। आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2। लेंथ हमें दी नहीं है, ब्रेड्थ हमें दी हुई है 30, चौड़ाई कितनी है 30 दी हुई है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 30, इधर प्लस में उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, तो लेंथ आ जाएगी आपकी यहाँ से 90 में से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो कितनी हो गई लेंथ आपकी 160 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। चलिए उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। व्हेन आस्क्ड टू राइट 44 फॉर सम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 2 wrote as 404, एज अ टीचर हाउ विल यू एड्रेस दिस। कक्षा 2 के छात्रों को, कौन सी क्लास की बात चल रही है, सेकेंड क्लास के बच्चों को टीचर ने क्या लिखने के लिए बोला है, 44 लिखने के लिए बोला है, बट बच्चे ने गलती से, कुछ बच्चों ने गलती से 404 लिख दिया। अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट देयर आंसर, उनकी कॉपियों को सही उत्तर लिखेंगे, नहीं सही तो नहीं होगा, जब गलत है तो गलत है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, ये हो सकता है। उनको सम समूह में रखेंगे जिन्हें सही लिखा है, ऐसा नहीं है, अगर सबको जिन्होंने सही लिखा है एक जगह कर देंगे तो जिन्होंने गलत लिखा है वो कैसे करेक्ट करेंगे अपना। टेल देम टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, अब उनको पता होता तो फिर वो लिखते ही क्यों गलत, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, आप उन्हें बताएंगे कि जो मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम को समझाएंगे कि ये क्या है, ठीक है। बच्चों को बताएंगे कि 44 इज 44 और 404 404 है, ओके। तो उन दोनों में अंतर है, ये बात आपको उन्हें समझानी है। फिर आ जाता है आपका द मेन पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन, यानी कि जो मैपिंग है, जो प्रतिचित्रण है किसी चीज को, उसका मुख्य प्रयोजन क्या है। टू प्रमोट स्पैटियल थिंकिंग, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहित करना, फर्स्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली कर सकते हो आप, ये करेक्ट कर सकते हैं। टू प्रमोट प्रोपोर्शनल थिंकिंग रीजनिंग, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन करना, ये भी कर सकते हैं आप। प्रोपोर्शनल थिंग रीजनिंग को आप प्रोत्साहित कर रहे हो, वो भी एक उसका रीजन हो सकता है। टू मेक सब्जेक्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग, विषय को सरल और रुचिकर बनाने के लिए नहीं किया जाता ना प्रतिचित्रण। और टू ब्रेक मॉनेटरी ऑफ नंबर, संख्याओं को नीरसता को समाप्त करना, ये भी नहीं है कि आप नंबर्स की मोनोटोनी खत्म कर रहे हो, वो भी ऐसा नहीं है। तो ए और बी ऑप्शन के साथ आप यहाँ पे जा सकते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका थर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम एनसीएफ। अगर एनसीएफ की बात करें तो वो सिंपली पूछ रहा है कि जो एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। कौन कौन सा नहीं है, टेसिलेशन चौपर तो है, सिमेट्री भी है, पैटर्न्स भी है, प्रतिरूप भी बताते हैं, अनुपात नहीं है, क्योंकि हमसे नॉट पूछा है कौन सा नहीं है, तो हम यहाँ पे अनुपात बताएंगे। रेशियो जो है वो प्राथमिक और जो हमारे प्राइमरी स्कूल है उसका पार्ट नहीं है, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Which of the following resources or TLM can be used by the teacher to show the two rectangles of different dimension can have the same area? बच्चों को सूत्र का प्रयोग किए बिना, लाइक फॉर्मूले को यूज किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों से समझा सकता है कि दो विभिन्न आयामों वाले आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, यानी कि एक रेक्टेंगल इस तरह से है और एक रेक्टेंगल इस तरह से है, उनके जो डायमेंशन है, जो आयाम है वो डिफरेंट है, लेकिन फिर भी उनका क्षेत्रफल सेम है, वो किस तरह से बता सकते हैं? फॉर्मूले का यूज नहीं करना, ठीक है। तो आप बताएंगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, जैसे कि स्केल, ग्राफ पेपर, थ्रेड, टाइल्स, ठीक है, पैमाना, ग्राफ पेपर, धागा। अब देखो, स्केल से तो नहीं बता पाएंगे कि एरिया कैसा है, क्योंकि स्केल से आप लेंथ बता सकते हो, थ्रेड से आप लेंथ बता सकते हो, बट अगर हम बात करते हैं एरिया की तो आपको जाना पड़ेगा ग्राफ पेपर और टाइल से, ना। ग्राफ के जो आपके देखे होंगे उसमें बॉक्सेस होते हैं, रेक्टेंगल्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से आप बता सकते हो कि इन दोनों जो ये रेक्टेंगल बन रहा है उसका जो एरिया है वो सेम इन दोनों के इक्वल होगा, ना। इस तरह से आप बता सकते हो ग्राफ और टाइल्स दोनों की हेल्प से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कि बी एंड डी, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपका, Which of the following could be contributing factor to underachievement in mathematics? निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने के कारण क्या हो सकते हैं? अगर गणित कमजोर है, उसकी उपलब्धि कम है, तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं? जेंडर, लिंग, नहीं, ये तो नहीं होगा। सोशियो कल्चर बैकग्राउंड, इसको भी आप एक रीजन नहीं दे सकते कि हाँ ये कोई मेन रीजन हो सकता है। बट चलो देखते हैं आगे। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का नेचर तो सेम ही है ना सभी के लिए, तो वो भी एक रीजन नहीं है। इन्नेट एबिलिटी, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, देखो इन्नेट एबिलिटी सबकी डिफरेंट होती है, बट उसके बाद में बच्चा चेंज कर लेता है। तो मेन अगर हम यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे तो वो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ही आपका यहाँ पे ऑप्शन बन सकता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी टू एक्सप्लेन 1/4 और 1/3, है ना। किसी भी पार्ट का, लाइक एक ही पूरा पार्ट है उसका 1/4 समझाना और उस पार्ट का 1/3 पार्ट समझाने की बेस्ट ट्रिक या फिर बेस्ट स्ट्रेटजी आपकी क्या हो सकती है? यूजिंग एलसीएम मेथड, ये तो नहीं होगा। यूजिंग पेपर स्ट्रिप, डाइन ब्लॉक्स या चार्ट, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तीय विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों को आप प्रयोग कर सकते हो, कागज की पट्टियों से आप बता सकते हो, लाइक ये कागज की पट्टियां ले ली, बता सकते हो उसका 1/4 कितना होगा, उसका 1/3 कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लेसन प्लान व्हाइल मैथमेटिक्स प्राइमरी, ओके, व्हाइल टीचिंग मैथमेटिक्स टू प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली जो पाठ्य योजना है, का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के अनुकरण का अनुसरण करना, ठीक है। अनुक्रम का आप अनुसरण कर सकते हो, बट महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। प्रेजेंटिंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन स्ट्रक्चर मेथड, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये भी ठीक है, बट और देखते हैं आगे। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू अलाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेप्ट, ये आपका सबसे मेन आ जाएगा। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वह संकल्पनाओं की संरचना खुद करें, लर्निंग बाय डूइंग, ना, वो खुद से करके सीखे, तो यही आपके पाठ योजना का मेन आपका पहलू होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ये आपका विच कैन नॉट बी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ फीचर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट मैथमेटिक्स क्लासरूम, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जा सकता? ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, कोई भी एक आपका करेक्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है The role of language and dialogue in learning mathematics is given due attention. गणित में अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, नहीं कह सकते ऐसा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, वो आ जाएगा The teacher acknowledge that student may construct multiple understanding from a given interaction. अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी को अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं।
देखिए हमें यहाँ पर जैसे मैंने बताया नोट विच कैन नॉट बी कंसिडर, ठीक है, जिसे आपको लक्षण नहीं मानना है। तो पहला वाला हमने इसलिए नहीं माना क्योंकि बोला है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है। अब भाषा और संवाद पे दिया जाएगा तो ये एक अच्छा लाइक उस संरचनात्मक आपकी कक्षा का एक लक्षण है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही दूसरा है, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अनोन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझते हैं, ऑब्वियस अलग अलग प्रकार से समझते हैं, तो ये भी ठीक है। थर्ड है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट है वो आपके प्राइमरी में नहीं यूज हो सकते, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। वो संरचनात्मक का लक्षण नहीं है, ठीक है। गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है, ये भी एक लक्षण है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन एग्रीमेंट विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन है आपके गणितीय तथ्यों को सीखने के बारे में, ठीक है। गणितज्ञों को से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ये तो ऑब्वियस है, गणित जो हमारे गणितज्ञ हैं उनसे सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, ये हमारी रचनावादी दृष्टिकोण से नहीं कह सकते, राइट। और इसी तरह गणित तथ्य को सीखने के बारे में, वो रचनावादी नहीं है अगर हमें सिर्फ तथ्य सीखना है। गणित पूर्णतः विषय परक है, ये भी नहीं कह सकते कि एंटायरली ऑब्जेक्टिव है, वे डिस्क्रिप्टिव भी तो हो सकता है। मानदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये कह सकते हो। विजुअलाइजेशन इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, है ना। मानसदर्शन क्या है, जो मानस दर्शन है गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये आपका एक रचनावादी दृष्टिकोण से सही है, ठीक है। ये हमारे किसने कहा था, पियाजे ने लगभग ये बात पियाजे ने ये बात हमें बताई थी कि बच्चों के लिए जो आपका रचनावादी दृष्टिकोण है उसके लिए आप कह सकते हो कि मानस दर्शन एक महत्वपूर्ण पहलू है। नेक्स्ट आता है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज is best suited for the development of the spatial understanding। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के त्रिविम समझ, यहाँ से आपको याद भी आ जाना चाहिए कि जो हमारा त्रिविम का सिद्धांत है, जो त्रिविम विकास सिद्धांत के दिया था, वो आपको किसने दिया था, पियाजे ने बताया था, ठीक है। तो वहां से उसको विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त क्या हो सकता है, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना, ये तो नहीं होगा। तो चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, ये भी नहीं है। संख्याओं को संज्ञा रेखा के पर निरूपित करना, ये भी नहीं है। तो अगर बात करें कि किसी क्रियाकलाप जो बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करे, वो है बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, त्रिविम, है ना। त्रिविम बता रहा है कि जो ऊपर का बोतल का जो ऊपरी दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा है 2 डायमेंशन में, बनाना है उसको 3 डायमेंशन त्रिविम में, तो वही आपका विकसित करेगा। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉट ट्रू विद द रेस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स। इसके लिए आ जाता है आपका, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, ऐसा नहीं है, मुझे तो यही सही नहीं लग रहा अगर नॉट की बात कर रहा है तो। आगे देख लेते हैं, अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है, ये ठीक है। विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है, थोड़ा बहुत होता है कि कहाँ से वो बिलोंग कर रहे हैं, जैसे अभी हमने पीछे भी देखा था कि सोशियो बैकग्राउंड अफेक्ट करता है। विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। हाँ, अगर आप गलत लैंग्वेज पे दोगे, जो आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, अगर उसमें लैंग्वेज पे तो डिपेंड करेगा, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि एबिलिटी टू परफॉर्म एंड एक्सेल इन मैथमेटिक्स इननेट। इननेट नहीं है, है ना, स्वाभाविक नहीं है, बच्चा लेके नहीं पैदा हुआ कि हाँ मुझे ये लाइक उसको उसमें अच्छा परफॉर्म करना है मैथ्स में। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, identify the type of the following word problem. I have 6 pencil, Manish has 2 more than me. How many pencil does Manish have? ठीक है, निम्नलिखित एक शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानना है कि मेरे पास तो 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 ज्यादा है, तो ये आपकी मनीष के पास कितनी पेंसिल है, कैसी समस्या है, ठीक है। हम इससे क्या बताना चाह रहे हैं, तुलनात्मक तुलना तो हो रही है, ये है आपका कंपैरिजन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, है ना। टेक अवे तो नहीं हो रहा ना, 2 ज्यादा है, ठीक है, तो वही कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन में भी आपका कौन सा है, एडिशन है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तुलनात्मक जमा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू
ऑफ द हिंदू अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो अगर हिंदू अरेबिक सिस्टम की बात करें, ये एक आपका फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाएगा। हिंदू अरेबिक गणना प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। एक संख्या में एक अंक की स्थिति इसका मान बताती है। ये तो आपका सही है कि एक संख्या में अगर कोई एक संख्या है उसमें कोई अंक की स्थिति है, लाइक 248 है, तो जो 4 है वो उसका मान बताती है। ठीक है, यह योगात्मक प्रकृति का, एडिटिव इन नेचर, वो भी ठीक है। फॉलोज टू बेस सिस्टम, ये आपका हिंदू अरेबिक सिस्टम में नहीं है कि दो की आधार दो की प्रणाली का पालन करना, ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यह गुणात्मक प्रकृति का है, ये भी ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर अपने। और अगर बात करें जैसे ये इट फॉलोज टू बेस टू सिस्टम, तो ये जो फॉलो करती है वो कौन सा फॉलो करती है? इट फॉलोज बेस 10 सिस्टम। कौन सा? 10 सिस्टम। ठीक है ना, याद रखना। चलिए उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर। आइडेंटिफाई अ डिजायरेबल प्रैक्टिस फॉर टीचिंग ज्योमेट्री एट प्राइमरी लेवल। ओके, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो कौन सी होगी सबसे अच्छी इसमें? प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि उनको पहचान ही बतानी है आपको। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखानी चाहिए। परिभाषा तो बाद में, पहले हमें उदाहरण दिखाना चाहिए, है ना। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे रिक्त स्थान की अंतर्दर्शी को समझ, हाँ ये आपका करेक्ट हो सकता है। चिल्ड्रन शुड गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, है ना। उनको जितने ज्यादा मौके मिलेंगे, आप उनको रियलिस्टिक से जितना सिखाओगे वो अपना बेटर सीख पाएंगे। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर, सॉरी इज एन इंडिकेटर ऑफ द मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ठीक है, गणितीय तर्कणा की हम बात कर रहे हैं, तो गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता तो नहीं कहेंगे। गणितीय प्रक्रिया में तर्क संगतता देने की क्षमता, हाँ हो सकता है, एक बार देख लेंगे इसको। परिकलन में निपुणता की क्षमता, एबिलिटी टू कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेशन में निपुणता, आपका मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं हो सकता। विभिन्न परिस्थितियों को सही सूत्रों में स्मरण करने की क्षमता, स्मरण नहीं करना, मेन हो जाएगा आपका एबिलिटी टू प्रोवाइड अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मैथमेटिकल प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 में द प्राइस ऑफ वेजिटेबल ऑन अ सुपर मार्केट इज गिवन बिलो। सुपर बाजार में जो सब्जियों की मूल्य सूची है वो आपको दी हुई है। लास्ट में दिया है कि संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? अब यहाँ से देखो, आधा किलो टमाटर, अगर 1 किलो टमाटर 40 के है तो आधा किलो टमाटर कितने हो जाएंगे? 40 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20 रुपीज। उसके बाद 1 किलो पोटैटो, 2 किलो पोटैटो अगर 25 के हैं तो 1 किलो कितना, मतलब 2 किलो का आधा हो जाएगा ना, तो ये हो जाएंगे आपके 12.5 रुपीज। कितना आ जाएगा? 12.5 रुपीज। उसके बाद 250 ग्राम गाजर 20 की है और आपको लेनी है आधा किलो, यानी कि 250 ग्राम का डबल लेनी है। तो अगर 250 ग्राम 20 की है तो आधा किलो उसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 40 रुपए की। उसके बाद उसने खरीदी है 250 ग्राम चिलीज। ओके, शायद बॉटल गार्ड लेना भूल गया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद 250 ग्राम चिली, तो अगर 100 ग्राम आपकी 10 की है, ठीक है, उसका 2.5 गुना हो रहा है ना 250 ग्राम, तो 10 का आप अगर 2.5 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएंगे आपको 25 रुपीज। उसके बाद उन्होंने खरीदे 6 लेमन, अगर 4 पीस का कितना है? 10, 4 पीस का कितना है? तो अगर मैं एक लेमन की बात करूं, एक नींबू कितने का हो जाएगा? 10/4। तो इसी तरह 6 लेमन कितने के हो जाएंगे? 10/4 मल्टीप्लाई टू 6, 2 2 जा 2 3 जा, ये जाएगा 2 5 जा 5 3 जा, कितने के हो जाएंगे? 15 रुपीज के। तो टोटल बिल आपका कितने का बनेगा? 20 रुपीज आपके टमाटर के, 12.5 आपके पोटैटो के, 40 रुपए आपके गाजर के, साथ में 25 आपके चिली मिर्च के और 15 रुपए आपके नींबू के। टोटल आपका हो जाएगा ये 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। 2 + 5 + 5 12,
कैरी 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 112.5 हो गए। और अगर उन्होंने 200 रुपीज़ दिए हैं तो इसमें से उनके पास कितने बचेंगे ये आपको बताना है। ये आपका आ जाएगा 0, 8 माइनस 2 आपका आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। ओके, ये आपका यहाँ पे 9 बचेगा, 9 माइनस 2 आपका आ जाएगा यहाँ पे 7, और अगर फिर से 9 माइनस 1 बचेगा तो 87.5 आपका यहाँ पे रुपीस बचेंगे, यानी कि आपका सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। क्लियर। इसी तरह आपको इस तरह के क्वेश्चन अच्छे हैं और आ भी जाते हैं क्वेश्चन में, तो इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कैलकुलेशन में। फिर आता है आपका आई एम अ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एक 2 डिजिट नंबर है, बोल रहे हैं द डिजिट इन द टेंस प्लेस एंड द यूनिट डिजिट इन यूनिट प्लेस आर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, यानी कि मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, ठीक है, 2 अंकों की संख्या है जो दहाई के अंक पर, ये आपका टेंस प्लेस है ना, दहाई का अंक, और इकाई के अंक पर क्या है, क्रमिक अभाज्य संख्या है, यानी कि अगर एक 2 है तो फिर दूसरा 3 है, अगर एक 5 है तो उसके बाद वाली एक 7 है, तो मतलब आपस में ये जो है क्रमिक आपकी क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, यानी कि जो उनका एडिशन है, अगर आप उनको जोड़ दोगे तो वो किसका मल्टीपल है, वो 3 का और 4 का है। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन से आप चेक करोगे तो ठीक है, सारी 2 डिजिट नंबर है आपकी, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, 1 है और 3। देखो 1 यहाँ पर क्या है, प्राइमरी नहीं है, तो 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 तो आपका नहीं होगा, करेक्ट। अब दोनों के डिजिट को यहाँ कितना आ जाएगा, 5 प्लस 7 कितना होता है, 12। 12 जो है भाई 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी है। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5। क्या 5 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है, नहीं है। 3 और 5 8, तो 8 क्या 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 करेक्ट। चलिए फिर आता है नेक्स्ट आपका एक और फिर से रेट को लेके आपका एक क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। द पार्किंग रेट्स ऑफ अ कार इन अ रेलवे स्टेशन पार्किंग आर डिपिक्टेड, एक रेलवे स्टेशन पर जो कार की पार्किंग के लिए दर है, पार्किंग दर यानी कि जो आपको पार्किंग के पैसे देने हैं, वो निम्न रूप से चित्रित किए गए हैं। अगर सिर्फ 2 घंटे तक आपने अपनी गाड़ी को पार्क किया है तो 50 रुपए, 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक, लाइक 2 से 5 घंटे तक 75 रुपए, और 5 घंटे के बाद 8 घंटे तक कितने हो जाएंगे, हर घंटे के 10 रुपए, अतिरिक्त घंटा यानी कि हर एक घंटे के 10 रुपए। 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक आपके 150 है, और अगर 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक आपके 250 है। यहाँ पे बता रहा है कि राजीव ने अपनी कार को 7 AM पर पार्क किया और उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आ गया, 4:30 बजे शाम को उसने कितने रुपए भुगतान किए। अब पहले मुझे ये बताओ कि अगर सुबह के 7 से लेकर अब शाम के 4:30 बजे तक कितनी देर तक उसने अपनी गाड़ी पार्क की। 7 से अगर आप 12 तक जाओगे तो 5 घंटे, 12 से 4:30 जाओगे तो 5 प्लस 4:30 घंटे, तो कितने हो जाएंगे आपके, 9.5 घंटे हो गए टोटल, 9 घंटे 30 मिनट, 9.5 घंटे। 9.5 घंटे कौन से वाले आपके स्लॉट में आ रहे हैं, 9 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक, यही तो आ रहा है ना डी में, करेक्ट। और अगर हम देखें तो 9.5 घंटे आपके 8 से 12 घंटे के बीच में आ रहा है, यानी कि आपने सीधे सीधे 150 रुपए दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकेंड करेक्ट। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is at the third place when the numbers are arranged in ascending? आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी, तीसरे पे। असेंडिंग ऑर्डर है, यानी कि आरोही क्रम है तो बढ़ता हुआ क्रम होगा, सबसे पहले छोटा होगा। 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, 7 पॉइंट, ये 0 पॉइंट, तो सबसे छोटा तो आ गया आपका 0.77, राइट। उसके बाद अभी यहाँ पर देखो 7 था सभी में, अब 7 के बाद वाले डिजिट देखते हैं। 0 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 0 है, तो छोटा तो 0 है। अब इन दोनों में देखो, नेक्स्ट 7 है, उसके बाद 0 है, तो छोटा हो जाएगा आपका कौन सा, 7.007, और उसके बाद आ जाएगा 7.07। हमें बताना था थर्ड नंबर पे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड 7.07, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। इन अ 5 डिजिट नंबर the digit at the 10th place is 8। एक 5 डिजिट का नंबर है आपका, उसमें अगर 10th प्लेस पे बात करें तो वो क्या है आपका, 10th प्लेस पे 8 है, ठीक है। द डिजिट एज यूनिट प्लेस इज 1/4। 8 का 1/4 कितना होगा, 8 का 1/4 कितना होता है, 2। तो जो यूनिट डिजिट है वो आपकी 2 है। यहाँ से देख लेते हैं, 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर जो अंक है, ये दहाई का अंक है वो 8 है।
बोल रहा है कि इकाई के स्थान का जो अंक है वो दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, तो यानी कि 8 का 1/4 आपका 2 हो जाएगा, तो जो आपका इकाई का अंक है वो आपका 2 हो जाएगा। 1000 के स्थान पर अंक 0, 1000 प्लेस पर क्या है 0। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना, इकाई का जो आपका वंस प्लेस है, वंस डिजिट है वो आपकी 2 है और उसका 2 गुना कितना हो गया 4। तो यानी कि जो आपका 100वां स्थान है ना, 100वां स्थान कौन सा होता है वंस। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज करना, ये 1000वां स्थान जो दिया हुआ था आपको वो आपको 0 दिया हुआ था, तो ये आपका 0 आएगा यहाँ पे। और जो आपका 100वां स्थान है यानी कि जो थर्ड प्लेस है ये आपका 2 गुना है इकाई का, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4। क्लियर। उसके बाद आते हैं, फिर आपको दिया हुआ है 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, यानी कि जो 10,000 प्लेस है वो थ्राइस है, तो इकाई का अंक आपका कितना है सेकेंड 2 है, और 2 का थ्राइस यानी कि 3 गुना हो जाएगा 6, तो डिजिट क्या बनी आपकी 60482, 60482 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह आपका जो पूरा पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। रेस्ट पार्ट की जो वीडियोस है ईवीएस इंग्लिश मैथ की वो भी आपको अपलोड कर दी गई है चैनल पे, सभी लोग देख लीजिएगा, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और जो भी नए हैं चैनल पे वो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।